ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आरटीपी फॉर May 24 एग्जाम। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है। आपको अगर यही वाला नोट्स चाहिए जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग को जो क्लास नोट्स मिलता है उसके ड्राइव में जाके चेक कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट का जो आरटीपी है वो डाउनलोड करके बस मेरे साथ रेफर कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, तो आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। तो एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज केस सिनेरियो। केस सिनेरियो इज बेसिकली योर एमसीक्यू। ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर से बना है, बट बहुत धाकड़ क्वेश्चन बना है, मज़ा आ गया। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पहले कभी हमने देखा ही नहीं। मस्त क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा वर्किंग कैपिटल कैसे घुसा दिया जाता है वो देखने लायक चीज़ है। थोड़ा मैंने सॉल्व किया हुआ है कुछ कुछ, है ना, सारा नहीं, शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रखा है, बाकी नहीं किया यहाँ पर। बाकी आपके साथ कर लेंगे अभी, बट जो किया हुआ उसको रेफर करके समझा दूंगा, जो नहीं किया वो करके समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये सेशन ख़त्म होने के बाद एक बार ये सवाल को वापस बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। खाली कॉपी करके मत बैठ जाइएगा, खाली देख के मत बैठ जाइएगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल में पहला क्वेश्चन में बोल रहा है AR More LLP इज अ न्यूली स्टैब्लिश स्टार्टअप। वर्किंग कैपिटल में ना न्यूली स्टैब्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। न्यू कंपनी होने से याद है हम लोग अजम्पशन लगाते हैं कि ओपनिंग स्टॉक इज ज़ीरो। याद है, गिवन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज इज इक्वल टू होता था कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये पैटर्न लागू हो जाता है। डीलिंग इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट SDHMR विच इज अ सब्सटीट्यूट टू कन्वेंशनल वुड एंड प्लाईवुड। ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिकल सब्सटीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग. It has been asked by venture capitalists for an estimated amount of funds required for setting up plant and also the amount of circulating capital required, यानी कि working capital required. कितना उसको पैसा चाहिए प्लांट सेट करने के लिए और वर्किंग कैपिटल का. A consultant hired by the entity has advised that the cost of setting up the plant would be 5 crores and it will require 1 year to make the plant operational. तो ये फिक्स्ड एसेट्स हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा 5 करोड़ का. एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट नंबर्स आर एज फॉलोज. सो व्हाट डू वी हैव? यूनिट्स टू बी सोल्ड. ध्यान रहे यूनिट्स टू बी सोल्ड है. ठीक है, सिंस ये न्यू कंपनी है तो सोल्ड और प्रोड्यूस्ड इक्वल नहीं होगा. यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होगा? यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू नियम के हिसाब से होता है प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ, प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ. तो प्रोड्यूस लेकर हम लोग नॉर्मली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है. प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होगा? सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक. प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक. प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या बोलोगे? सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक. सो यूनिट्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 3 लाख स्क्वायर मीटर्स बोल रहा है पर एनम. Sale price of each square meter is 1000. Material cost is 200 per square meter. Labor cost is 50 per hour. Labor hours is 3 hours per square meter. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा. फिर कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 75 पर आवर. सो मशीन आवर्स है 2 घंटा, तो वो पर स्क्वायर मीटर है. तो आपको पता चल गया कि जितना यूनिट्स है उसके लिए कितना स्क्वायर मीटर लगेगा. बट इस यूनिट से वर्किंग नहीं करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस से वर्किंग करेंगे. आगे नीचे पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिट्स प्रोड्यूस का जानकारी दिया हुआ है. फिर सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिन ओवरहेड विच इज़ 250 पर स्क्वायर मीटर. तो जितना स्क्वायर मीटर होगा इंटू 250 करेंगे, आंसर आ जाएगा. फिर बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री द फर्म विल हैव टू गिव लॉन्ग क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months टू इट्स कस्टमर्स. तो ये डेटर्स के लिए दिया हुआ है. इट विल मेंटेन स्टॉक ऑफ मटेरियल इक्वल टू 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन. ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल के लिए दिया हुआ है, रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए दिया हुआ है. फिर बेस्ड ऑन नेगोशिएशन विद द क्रेडिटर्स द पेमेंट पीरियड हैज बीन अग्रीड टू बी 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. ये क्रेडिटर के लिए दिया हुआ है. एंटिटी विल ऑल्सो होल्ड फिनिश गुड्स इक्वल टू 2 months ऑफ यूनिट सोल्ड. ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है. ऑल अदर एक्सपेंसेस टू बी पेड इन 1 month इन अरियर्स. अदर एक्सपेंसेस का भी आउटस्टैंडिंग है. फिर कैश एंड बैंक बैलेंस टू द ट्यून ऑफ
25 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। तो पूरा डिटेल पढ़ के क्या लग रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अलावा दूसरा चीज़ के बारे में बात कर रहा है, बट ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तक का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक पढ़ के क्या समझ में आया, जो समझ में आया उसको लिखना चाहिए। डेटर्स का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ 3 महीना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा है 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन। थोड़ा ना डिटेल को एग्ज़ाम पेपर में रफ में लिखते चलोगे, जब जब कुछ भी समझ में आया तो नोट नंबर 1 बनाओगे और उसको डिटेल को कॉपी में लिखते चलोगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स का 1 मंथ है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का बोल रहे हैं 2 मंथ्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड, 2 मंथ्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड है। फिर क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस का 1 मंथ इन एरियर दिया हुआ है। कैश बैंक दिया हुआ 25 लाख। तो इन सारे डिटेल्स से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यू कैन इजीली फाइंड योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बट फॉर दिस पर्पज वी नीड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाते हैं तो यूनिट्स प्रोड्यूस लेना है, तो यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक होगा। सोल्ड दिया हुआ 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोला है इट इज इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो 2 मंथ्स ऑफ 3 लाख, 2/12 इंटू 3 लाख करके 50,000 आ रहा है, तो 3,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ। अब यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए कॉस्ट शीट बनाना है, कॉस्ट शीट बनाएंगे। इसके बाद नोट नंबर 2 मान लो ये हो गया। ये सब एग्जाम में नोट बोल के नहीं दिखाना है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, आप इसको आराम से मेरे से समझने के बाद आराम से फेयर कर लेंगे। अभी आप खाली देख लो कि सर कैसे वर्किंग किया, आराम से फिर फेयर कर लेना, या फिर ये नोट्स को डाउनलोड करके रेफर करके कर सकते हो। नोट नंबर 3 है कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट जो बनेगा वो यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से बनेगा। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ था यहाँ पे 200 पर स्क्वायर मीटर इंटू 350 होगा, तो 700 आया, 700 लाख। लेबर का क्या होगा 50 पर आवर इंटू 3, तो 150 पर स्क्वायर मीटर आ गया। फिर 150 इंटू 3.5, 150 इंटू 3.5 525। फिर कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 75 पर मशीन आवर है, और मशीन आवर यहाँ पे 2 है, तो 75 इंटू 2 इंटू 3.5 लाख, 75 इंटू 2 इंटू 3.5 लाख करके आ रहा 525। तीनों मिला के आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रहा है 1750। फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम लोगों का बोला था 50,000 यूनिट्स है, ठीक है। या फिर आप 1750 इंटू 2/12 भी कर सकते हैं, 1750 इंटू 2/12 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो 1750 3.5 लाख का है, तो 50,000 क्या होगा, हाँ ये 3.5 लाख का 2/12 नहीं चलेगा, क्योंकि 3 लाख का 2/12 है। अगर ये दिया होता है कि 2/12 इज यहाँ पे जो बोल रहा है ना 2 मंथ्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बोला होता, तब आप 1750 का 2/12 कर सकते हैं। अभी 1750 का 2/12 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यूनिट्स सोल्ड का 2/12 है। समझ गए। तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, 50,000 यूनिट्स है ना यहाँ पर, तो 50,000 यूनिट्स का कॉस्ट क्या होगा, तो 1750 इज द कॉस्ट ऑफ 3.5 लाख, तो 0.5 का क्या होगा, तो डिवाइड बाय 3.5 इंटू 0.5 करा 250 आया, तो माइनस करके 1500 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिया, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 250 पर स्क्वायर मीटर है, इंटू 3 लाख है, सोल्ड 3 लाख है, तो सेलिंग वाला सोल्ड के हिसाब से जाता है, तो 750 आया, टोटल आ गया 2250। टोटल कितना आ गया 2250 आ गया। अब ये 2250 को आप सेल्स से चेक कर लो, सेल्स दिया हुआ है 3 लाख इंटू 1000 3000, ठीक है, 1000 इंटू 3 करे तो सेल्स आ रहा है 3,000 लाख, और फिर प्रॉफिट आ गया बैलेंस में 750। तो ये कॉस्ट शीट बन गया हम लोगों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए। तो फिर मेरे को सिंस ये सब डिटेल्स मालूम था, तो मैं न्यू कंपनी सोचकर वर्किंग कैपिटल निकालने भी लग गया, मतलब बिना रिक्वायरमेंट को पढ़े मैं ये सब निकालने लग गया। तो दैट्स हाउ आई सॉल्व्ड इट एंड दैट्स हाउ आई एम शोइंग इट टू यू। को करना तो पड़ेगा ही, नीचे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो वो सब पूछ भी रहा है। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितना वर्किंग कर लेते हो ना, तो सॉल्यूशन उतना आपको आसान लगने लगता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या होता है जनरली एग्ज़ाम में, क्या करना चाहिए, पहले रिक्वायर्ड पढ़ लेना चाहिए। हाँ, क्या क्या पूछा है वो एक बार जरूर देखना चाहिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हेन द प्लांट इज ऑपरेशनल पूछा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही है 750।
फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, एस्टिमेटेड करंट एसेट रिक्वायरमेंट। तो करंट एसेट रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, मतलब आपको पूरा का पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है उसमें टेक डेटर्स एट कॉस्ट, तो ये भी अच्छा हुआ, पढ़ लेना चाहिए पहले, हमेशा रिक्वायर्ड को पढ़ के फिर अपना वर्किंग करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है वर्किंग गलत भी हो जाती है, कई बार अलग अजम्पशन से हो जाता है। क्वेश्चन में बोला डेटर्स आर टू बी टेकन एट कॉस्ट, अगर आप ये नहीं पढ़े होते तो डेटर्स आप सेल्स पे ले लिए होते हैं, ठीक है। फिर करंट एसेट्स के बाद बोल रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ ये सब पूछ रहे हैं, तो अब वर्किंग कर लो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो वर्किंग करो वो देख तो लोग रिक्वायर्ड में है भी कि नहीं है, इतना तो हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो करंट एसेट्स में क्या होगा, जो मटेरियल स्टॉक है उसका 15% बोला है, एनुअल कंजम्पशन का 15% है। तो एनुअल कंजम्पशन हम लोग का मटेरियल का है 700, 700 का 15% करा 105 आ गया, 700 का 15% करा तो 105 आ गया, ठीक है। फिर हम लोगों का क्या है, सेकंड नंबर डेटर्स। तो डेटर्स को कॉस्ट पे लेना है, तो कॉस्ट ऑफ डेटर्स कितना है 2250 इंटू 3/12 करा तो 562.5 आ गया। फिर क्या है डेटर्स के बाद कैश हम लोग को दिख रहा था 25 लाख, वो ले लिया। फिर है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसकी वैल्यू अपने कॉस्ट शीट में निकाल लिया 250, तो 250 ही लिख दिया। देख रहे हो आप वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, 25 और 250। फिर टोटल मिलाया तो टोटल करंट एसेट्स आ गया। फिर उसमें से लेस करना करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स बोला ऐसे 1 मंथ, बट 1 मंथ ऑफ क्रेडिट परचेज होता है, ध्यान रखना 1 मंथ ऑफ क्रेडिट परचेज होता है। सिंस ये न्यू कंपनी है तो परचेज विल नॉट बी इक्वल टू कंज्यूम, परचेज विल बी इक्वल टू कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड कितना है विच इज 700, ये कंज्यूम्ड कॉस्ट शीट में जो होता है वो कंज्यूम्ड होता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 105, तो 805 इज द परचेज। तो परचेज पे 1 महीना लेना है। देखो यहाँ पे क्या वर्किंग किया हुआ, 700 प्लस 105 इंटू 1/12 करके क्रेडिटर्स आया है। फिर अदर एक्सपेंसेस का 1 मंथ इन अरियर है, तो अदर एक्सपेंसेस में क्या है, लेबर है 525, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 525 और सेलिंग ओवरहेड है 750। इन तीनों को जोड़ो कितना आता है 525, 525 750, तो ये आ रहा है 1800। तो 1800 का 1 महीना का अदर एक्सपेंसेस अरियर का ले लिया, वो आ रहा है 150। तो नेट करने से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ गया। तो अब अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 में पूछा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट आया था हम लोग का 750, तो 750 में टिक मारा। फिर पूछा करंट एसेट रिक्वायरमेंट डेटर्स टेकन एट कॉस्ट, तो करंट एसेट है 942.5, तो 942.5 पे टिक मारा। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन बोल रहा है, तो फर्स्ट ईयर का नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 725.42, तो 725.42 मतलब ये वाला पे आंसर मारा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 पैराग्राफ क्या बोल रहा है, देखो द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ईदर ऑफ द 2 ऑप्शंस। नंबर ए, रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स बाय अ मंथ विच विल लीड टू रिडक्शन इन सेल्स बाय 5%। तो वो रिसीवेबल मैनेजमेंट भी इसमें घुसा दिया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट पूछ रहा है, बोल रहा है आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट पीरियड को 1 महीना से रिड्यूस कर रहे हो, तो इससे सेल्स 5% घट जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है फैक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन है, इससे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एनुअलाइज परसेंट कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल बताओ। ये जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका एनुअलाइज कॉस्ट निकाल के बताओ। तो रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स बाय 1 मंथ से क्या इंपैक्ट आएगा, तो मेरा क्रेडिट पीरियड हो गया 3 महीने से 2 महीना। बोल रहा है सेल्स घटा देंगे 5%, तो 3000 से 5% घटाया तो आ गया 2850। अब उसके कारण कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं प्रोपोर्शनेटली घटा लिया 5% से। हालांकि फिक्स कॉस्ट घटता नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अपन मान रहे कि सारा का सारा प्रोपोर्शनेटली घट जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 5% से घटा लिया, तो प्रॉफिट भी 5% से घटा लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया, आप एक तरह से 750 का 5% बोल सकते हो, घट गया 37.5 से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। कितना से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, 37.5 से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। तो इसके कारण अब अपना जो डेटर्स भी है वो 3 महीने की जगह 2 महीने का हो रहा है, तो डेटर्स भी 1 महीने का कम हो गया। तो नया डेटर्स कितना होगा, नया कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकालना पड़ेगा। तो पुराना जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2250, उसमें से 5% कम किया, तो नया कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। नया कॉस्ट ऑफ सेल्स को 2/12 किया, तो नया डेटर्स आया। पुराना डेटर्स से अगर कंपेयर करें, ओल्ड डेटर्स से कंपेयर करें प्रीवियस डेटर्स से, तो प्रीवियस डेटर था 562.5, दोनों को कंपेयर किया तो कितना आ रहा है 562.5 और 356.25 करके 206.25 से डेटर्स रिड्यूस हो गया। तो एक तरह से डेटर्स 206.25 से रिड्यूस हो, तो प्रॉफिट 37.5 से रिड्यूस हो गया। तो इसको एनुअलाइज परसेंट बना दिया,
परसेंट ऑफ प्रॉफिट रिडक्शन इज 37.5 बाई 206.25। इस तरह का आप जब मेरे साथ पढ़ाई की हो तो प्रॉफिट तक तो जरूर की हो, यहाँ तक आपने पढ़ाई किया, उसके बाद आपने पढ़ाई की किस तरह से इसके कारण जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन डेटर्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो कैलकुलेशन पे हम लोग चले जाते थे। वो चीज़ यहाँ पे नहीं बोला है, इंस्टेड रादर यहाँ पे बोला है परसेंट ऑफ एनुअल कॉस्ट। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस में यहाँ पर परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट करें, तो मुझे बड़ा अच्छा वर्किंग लगा कि ये इस तरह से करना है आपको कि आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ 37.5 से, तो उस 37.5 को आप किससे डिवाइड करके परसेंट बनाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। इस 37.5 को किससे डिवाइड करके परसेंट बनाओगे, तो आंसर है जो रिड्यूस डेटर्स है, रिडक्शन इन डेटर्स, उससे डिवाइड करके परसेंट बन रहा है। तो ये समथिंग न्यू था जिसको आपको दिमाग में बैठाना है, अपने शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, अपने समरी नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करना है कि कभी अगर क्वेश्चन में बोल दे कि क्रेडिट पीरियड कम कर रहे हैं तो उससे एनुअल कॉस्ट क्या आ रहा है, तो जितना प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय जितना डेटर्स रिड्यूस हो रहा है या रिसीवेबल्स रिड्यूस हो रहा है, जितना प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय जितना रिसीवेबल्स रिड्यूस हो रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला है, इंगेजिंग विद अ फैक्टर फॉर मैनेजिंग द रिसीवेबल्स who will charge a commission of 2% of invoice value and will also advance 65% of receivable at 12% per annum. This will lead to savings in admin and bad debt cost to the extent of 20 lakh and 16 lakh respectively. तो फैक्टरिंग चैप्टर आपको सिखाया गया था, उसमें सिखाया गया था सब वर्किंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है कमीशन, सबसे पहले क्या आ रहा है कमीशन, सबसे पहले क्या आ रहा है कमीशन आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है कमीशन आ रहा है। कमीशन होगा 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, तो इनवॉइस वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू, बेसिकली इनवॉइस वैल्यू मतलब होता है सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू जो 3000 लाख का हो रहा है हम लोगों का, तो उसका 2% कमीशन आ गया 60। फिर आ गया ग्रॉस एडवांस आएगा 65% ऑफ रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स अमाउंट क्या होगा, रिसीवेबल्स अमाउंट है जो डेटर्स अमाउंट है, ठीक है, रिसीवेबल अमाउंट क्या है जो डेटर्स अमाउंट है। हम लोगों का रिसीवेबल्स अमाउंट क्या माना जाएगा बताओ, व्हाट विल बी द रिसीवेबल्स अमाउंट। तो रिसीवेबल्स अमाउंट देखो ऊपर से अगर आप उठाओगे तो कॉस्ट पे लिया गया था, बट यहाँ पे कॉस्ट पे नहीं लिया जाता, यहाँ पे रिसीवेबल्स आपको लेना पड़ेगा जो आपका ओरिजिनल सेल वैल्यू, उससे 3000 इंटू 3/12 करे तो 750 आ रहा है। तो इस 750 का 65% रिसीवेबल्स अमाउंट है। फैक्टरिंग के केस में कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा 3000 लेना पड़ता है। तो 750 से ग्रॉस एडवांस निकाल रहे विच इज 750 का 65%, तो 750 का 65% करा तो ग्रॉस एडवांस आ गया। अब इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट, इसके बाद क्या आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा 487.5 इंटू 12%, जो ग्रॉस एडवांस है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होगा 60 प्लस 58.5 माइनस जो सेविंग्स हो रहा है 20 लाख और 16 लाख, तो इन दोनों को जोड़कर मैंने 36 लाख माइनस किया, तो ये आ गया नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब इसको नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को भी एनुअलाइज करना है, और इसका रूल हम लोग को पता है कि इट शुड बी डिवाइडेड बाय नेट एडवांस। तो नेट एडवांस क्या होता है नॉर्मली, ग्रॉस एडवांस माइनस अपफ्रंट पेमेंट इफ एनी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम अज्यूम करें नो अपफ्रंट पेमेंट, मतलब ना कमीशन अपफ्रंट है ना इंटरेस्ट अपफ्रंट है, तो हम अज्यूम करें कि इसको डिवाइड कर रहे हैं ग्रॉस एडवांस से। नॉर्मली इसका रूल होता है परसेंट निकालने के लिए जो नेट कॉस्ट आ रहा है फैक्टरिंग का डिवाइडेड बाय नेट एडवांस, ठीक है, इसका तो रूल हम लोग को पता है, हम लोग फैक्टरिंग चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है, ये पोर्शन फैक्टरिंग चैप्टर का आ रहा है, ठीक है, तो फैक्टरिंग चैप्टर में पूरा पढ़े हैं तो ये कोई बहुत अनोखा नहीं लग रहा। बट ये वाला जो था ना, ये ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड वाला कि क्रेडिट पीरियड रिडक्शन, उसमें जो रिडक्शन आ रहा है उसमें हम लोगों का हैबिट था कि बस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन डेटर्स सब्ट्रैक्ट करो, बट वो चीज़ यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पे इंस्टेड उसको डेटर्स का परसेंट बना रहे, तो ये समथिंग यूनिक था आपके लिए। अब ये 2% आपका ऑप्शन का आंसर है 18.18 और 16.99। तो इफ यू सी 18.18 और 16.92 है, सॉरी 992 समथिंग 923 है, समथिंग लाइक दैट। हाँ ओके, अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग फंडिंग अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय बैंक लोन। ये एक और तीसरा पार्ट एक और इसमें घुसा हुआ है, वो है फंडिंग का बात। फॉर दिस पर्पज बैंक हैज स्टिपुलेटेड that it will grant 75% of net current assets as advance against working capital। 75% of net current assets, net current assets का मतलब होता है working capital, ठीक है,
तो अगर आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल है 725.42, उसका 75% वो एडवांस में दे देगा अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल, तो 75% मिलेगा. द बैंक हैज़ कोटेड 16.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंडीशन ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक विच विल रिक्वायर 10% ऑफ लोन अमाउंट टू बी मिनिमम बैलेंस. बोल रहे 75% हम आपको देंगे बट 10% आपको अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप यूज़ 65% ही कर सकते हैं. तो बैंक से कितना एडवांस मिलेगा? 65% ही मिलेगा. ध्यान देना, यहाँ 65% ही आपको वर्किंग कैपिटल का एडवांस में मिलेगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में अगर आप नीचे जाएंगे तो पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना है, तो वो आ रहा है 65%. तो 65% 544.06 आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली उस वही वाला ऑप्शन सही है, उसके साथ 18.33 वाला सही है. बट एनुअलाइज परसेंट अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये सोचने का चीज़ है, क्योंकि कॉस्ट तो 16.5% था, तो 18.33 कैसे आया. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, 16.5 में वो 10% तो अपना ब्लॉक कर ले रहा है ना, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ा, तो उसका भी तो ब्याज अपने को ही भुगतना पड़ेगा. तो आप इसको बोल सकते हैं 16.5 इज द कॉस्ट ऑफ 90% ऑफ द अमाउंट विच इज़ यूजेबल. तो 100% का कॉस्ट क्या होगा, 16.5 बाई 90% करके आ रहा है 18.33%. तो ये भी थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ था कि ये परसेंट कैसे आ रहा है. तो जो यूनिक चीज़ है उसको मार्क करके रखना है, उसको अपना नोट्स में घुसा लेना है कहीं से, जिससे कि आप दोबारा ऐसा चैलेंज फेस करें तो आप आराम से कर पाएँ. ये आपको याद रहना चाहिए. ये क्वेश्चन हम लोगों को एक तो ये प्रॉफिट रिडक्शन का परसेंट सिखाया, दूसरा हम लोगों को ये वाला मैक्सिमम फाइनेंस में कैसे 16.5 का 90% से हम डिवाइड करके 18.33 ला रहे हैं वो भी सिखाया. ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. गुड, वेरी नाइस. एक बार और हो सके तो पॉज करके एक बार वीडियो रोक कर जो भी बताया गया उसको कॉपी में कर ले तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए. आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, विच इज़ फ्रॉम रेशियो एनालिसिस. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बिफोर आई डू इट यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ वंस. इफ यू ट्राई यू लर्न, इफ यू जस्ट वॉच यू डोंट लर्न. समझ गए? आपको क्लास में क्या सिखाते हैं, SGG करो, स्टार्ट करो, गलत करो, गंदा करो और फिर सीखो. प्रॉब्लम क्या बोलते हैं उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. हाँ, तो फिर यहाँ टाइम नहीं दोगे तो फिर नवंबर, मई, सितंबर इसकी लड़ाई लड़ते रहो, है ना. तो वो लड़ाई लड़ लो या ये लड़ाई लड़ लो, बात एक ही है. मैं बना रहा हूँ ना, मेरा नॉलेज शार्प हो रहा है, आप बना रहे हो तो आपका शार्प होगा. अब आप कॉपी करो तो आपका कुछ नॉलेज शार्प नहीं होगा. समझ गए? चलो देखो इसमें क्या दे रहा है. बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट फॉर 31 मार्च एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट. तो GP दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड, GP मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, PBI टू PBT, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, टोटल एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, यूज सेल्स, कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी और टैक्स निल है तो इग्नोर. तो ऐसे सम को करने का तरीका क्या सिखाया था मैंने कि आप पहले एक PL बनाओगे, फिर एक बैलेंस शीट बनाओगे और जो वैल्यू मिलते जा रहा है उसको पुट करते जाओगे. राइट, जैसे GP मिला तो GP में यहाँ पे पुट कर दिया 1,20,000. फिर इस GP को BD करेंगे 1,20,000. शेयर होल्डर फंड है 5 लाख. GP मार्जिन है 40%. तो GP मार्जिन वर्किंग नोट्स बना रहे हैं यहाँ पे. हाँ, GP मार्जिन अगर 40% है तो GP बाई सेल्स करके 40% आया, तो यहाँ से सेल्स आ जाएगा GP बाई 40%. तो GP हम लोग को मालूम है 1,20, तो 1,20 बाई 40% करके आएगा सेल्स 3 लाख. तो मैं यहाँ लिख दिया सेल्स इज 3 लाख. तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. फिर NP मार्जिन बोल रहा है 10%. तो यहाँ पे NP मतलब पैट होता है, पैट 10% ऑफ 3 लाख होगा 30,000. ठीक है, ज़बरदस्ती का नोट्स नहीं बना रहे. PBI टू PBT बाद में देखते हैं. क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आपको मिल गया 80% ऑफ टोटल सेल्स है, तो 80% ऑफ 3 लाख 240.
टोटल एसेट टर्नओवर 0.4 टाइम्स है, तो टोटल एसेट टर्नओवर 0.4, तो सेल्स बाई टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 0.4। सेल्स मालूम है 3 लाख, तो टोटल एसेट्स क्या होगा 1.20, हाँ सॉरी 3 लाख बाई 0.4 होगा, 3 लाख बाई 0.4 7.5 लाख आ रहा है। तो टोटल एसेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटीज और एसेट्स सेम होते बोल के 7.5 दोनों तरफ बैलेंस शीट के लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन्वेंट्री का सेल्स से लेकर करने बोल रहा है, तो सेल्स बाई एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5 टाइम्स, सेल्स इज 3 लाख, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा 3 लाख बाई 5, 60,000 आ रहा है, तो स्टॉक आ गया 60,000। नोट 4, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 30 डेज, तो कलेक्शन पीरियड से हम लोग निकाल लेते हैं टर्नओवर। अगर ये 30 है तो डेटर्स टर्नओवर निकल सकता है, जो होगा 360 बाई 30 इज इक्वल टू 12 टाइम्स। तो ये क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 12, तो क्रेडिट सेल्स है 240 बाई एवरेज डेटर्स, तो एवरेज डेटर्स हो जाएगा 20,000। तो कुछ बोला नहीं है, तो जो ओपनिंग डेटर्स है वही क्लोजिंग डेटर्स है, 20,000 आ जाएगा बैलेंस शीट में। फिर करंट रेशियो बोल रहे 2 टाइम्स, तो रुकना पड़ेगा, अभी करंट एसेट्स मालूम नहीं है, करंट लायबिलिटी मालूम नहीं है। फिर बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 60,000, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने यहाँ पे बैठा दिए 60,000। फिर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 40% है, तो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड होता है, तो लॉन्ग टर्म डेट 40% ऑफ दिस 2 लाख आ जाएगा। आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, अभी 5 लाख इक्विटी है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है, ये 5 लाख है, तो 5 लाख का 40% क्या लॉन्ग टर्म डेट आ गया। तो बैलेंस शीट का इधर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स होगा 50,000। अब ये क्रेडिटर्स है तो करंट रेशियो यूज करके टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा, है ना। करंट रेशियो अगर 2 टाइम्स है तो देयरफॉर करंट एसेट क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, है ना। तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। अगर टोटल करंट एसेट 1 लाख है तो उस 1 लाख का अगर हिस्सा करोगे तो स्टॉक अपने को मालूम है, डेटर्स मालूम है, तो बैलेंसिंग फिगर कैश हो जाएगा। तो कैश अपने बैलेंसिंग फिगर डालेंगे तो 1 लाख मिलाने के लिए 20,000 होगा। तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस बच रहा है एसेट साइड में वो फिक्स एसेट बन जाएगा, तो 1 लाख और 7.5 लाख माइनस होगा तो 6.5 लाख आएगा। कितना आ रहा है 6.5 लाख आ रहा है। अब अगर सेल्स और जीपी मालूम है तो जो डिफरेंस है उसको COGS बोल सकते हो आप, 180। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखने का दरकार नहीं है, अगर आप चाहो तो वैसे स्टॉक यहाँ लिख सकते हो, बट अपने तो ये मान रहे हैं ना एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, तो वो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में फिर लिखना पड़ेगा, बात बराबर ही है। तो इससे अच्छा बैलेंसिंग फिगर COGS लिख दो। अब यहाँ पे देखो 1.20 में और 60 और 30 का डिफरेंस है 30,000 जो आ रहा है, नॉर्मली वो इंटरेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो 30,000 इंटरेस्ट ही होना चाहिए।
आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ था PBIT टू PBT, तो PBIT मतलब हो गया EBIT, EBIT इज सपोज टू बी GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज सपोज टू बी योर PBIT विच इज इक्वल टू, यू कैन सी 60,000। तो इससे PBT निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू, क्या रेशियो है, 60,000 डिवाइडेड बाई PBT इज इक्वल टू 2 टाइम्स है, तो यू कैन से PBT इज इक्वल टू 30,000। अगर 60,000 PBIT है और PBT 30,000 है तो 30,000 इंटरेस्ट हुआ। 60,000 PBIT है और PBT 30,000 है, कहाँ से आ रहा है 30,000, इसको सॉल्व करने से आ रहा है। तो PBT भी 30,000 है और 60,000 PBIT है, तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से भी समझ में आ रहा है, आपको इसका ज़रूरत ही नहीं था, ये यहाँ से भी समझ में आ रहा है, या फिर आप ऐसे बैलेंसिंग फिगर से भी समझ लो। तो ये आपका टैक्स यहाँ पे है नहीं, तो जो प्रॉफिट है वही PBT है, वही पैट है। ठीक है, अगर टैक्स रेट यहाँ पे दिया होता 50% मान लो, तो हम पैट से पहले PBT निकाल लेते, पैट से बैक कैलकुलेशन करके PBT निकाल लेते, फिर PBT और PBIT को कंपेयर करते, तो इंटरेस्ट आ जाता बैलेंसिंग फिगर, अगर टैक्स रेट दिया होता तो ये बन गया PL और बैलेंस शीट देख लो, टैली हो गया। तो वर्किंग नोट कैसे हुआ, नोट 1, नोट 2, नोट 3, ये नोट 4, ये नोट 5, डेटर्स आ गया, नोट 6 में करंट एसेट्स निकाल लिया। ठीक है, नोट 7 में आप सोच लीजिए लॉन्ग टर्म डेट निकाल लिया, नोट 8 में ये निकाल लिया। हाँ, मैं थोड़ा यहीं पे साइड में कर रहा हूँ जानबूझ के कि आपको यहीं पे सामने में सब दिख जाए, इतना फ्रेश तरीका से जैसे क्लास में कराते हैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे भर दे रहा हूँ आसपास, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में पूरा मैं भर देता हूँ। ये रिवीजन करने का तरीका ऐसे ही होता है। एग्ज़ाम में भी जब आप रिवीजन करो तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, अगर क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन के आसपास पूरा भर दो, कोई भी वाइट जगह मेरे को खाली बर्दाश्त नहीं होता है। देख रहे हो ना, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कराता हूँ। तो मैं चाहता तो प्रॉपर लिख कर ढंग से कर ही सकता हूँ, पेज तो अपना फ्री का है, बट फिर भी मैं साइड साइड में इसलिए लिखता हूँ कि हमारा अटेंशन जो है ना डाइवर्ट ना हो, क्वेश्चन के बगल बगल में आप एक बार देख लो रिवीजन करते वक्त, ऐसे ही रफली पेंसिल से क्वेश्चन के बगल में आपको वर्किंग कर करके देखना चाहिए। आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कहाँ गलती हुआ वो देखें। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना ये आपको ऐसे कराया हुआ है, इंस्टीट्यूट मैट में मिल जाएगा आपको। इंस्टीट्यूट मैट अगर आप खोल के देखोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 18 है अपना इंस्टीट्यूट मैट का, वो यही है। अगर आप देखोगे वो यही है, बस फिगर चेंज हो गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो वही क्वेश्चन आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में आ ही रहा है, ये कोई गारंटी नहीं है इसका, बट आपको प्रैक्टिस करने का एक और अपॉर्चुनिटी मिला, सी सम का एक और बहरूपिया सम, तो आओ करते हैं। तो इसमें 31 दिसंबर का हम लोगों को 12% डिबेंचर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कंपनी शेयर हैज़ अ करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 30.25, तो मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे 30.25 है। फिर एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इन नेक्स्ट ईयर यानी D1 दिया हुआ है 50% ऑफ 2023 EPS, तो 50% ऑफ 23 EPS नीचे देखेंगे। EPS ऑफ लास्ट 10 ईयर्स एज फॉलोज, पास्ट ट्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। तो अगर आप देख रहे हैं EPS हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ रेट इज एप्लीकेबल, और 2023 का EPS 3.023 है, तो D1 हम लोगों का आएगा 3.023 का 50%। अगर आप इसको आधा करोगे तो यार 1.5115, कितना रही है 1.5115। ओके, ग्रोथ रेट निकालने का तरीका डिफरेंट बताया था आपको। एक एवरेज कर सकते हो हर साल का निकाल कर, दूसरा हो सकता है कि आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल सकते हो,
और एक तीसरा ग्रोथ रेट निकालने का तरीका सबसे इजी जो इंस्टीट्यूट करता है बहुत बार, वो लास्ट बस एक साल का ग्रोथ रेट देख लेता है। तो अगर हम लास्ट एक साल का देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.023 माइनस 2.723 डिवाइडेड बाय 2.723, 3.023 माइनस 2.723 डिवाइडेड बाय 2.723 करके आ रहा है 11% अप्रॉक्स। अब आप और भी कोई तरीका से निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से वो राइट होगा, बट अभी इंस्टीट्यूट ने अभी जो सॉल्यूशन दिया वो लास्ट 2 ईयर्स के हिसाब से ही दिया है। फिर बोल रहे कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिबेंचर्स एंड 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनीज डिबेंचर इज करेंटली सेलिंग एट 99, तो 14% डिबेंचर का बात हो रहा है और 12% प्रेफरेंस शेयर का बात हो रहा है। बोल रहे कंपनीज डिबेंचर इज करेंटली सेलिंग एट 99, तो डिबेंचर का प्राइस बोल रहे 99 है। न्यू प्रेफरेंस शेयर कैन बी सोल्ड एट अ नेट प्राइस ऑफ 9.9, न्यू प्रेफरेंस शेयर का है 9.9। फिर पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 1.25 पर शेयर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है 1.25 नया वाला का, तो इससे अपने को केपी मिल जाएगा। केपी विल बी 1.25 बाई 9.9, लाइफ दिया हुआ नहीं है तो अपने मान लेंगे परपेचुअल है। फिर मार्जिनल टैक्स रेट 50% दिया हुआ है, तो टैक्स रेट दिया होने से केडी आ जाएगा। केडी कैसे आएगा, 14% को मालूम है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। 14% मतलब अगर हम समझ सकते हैं कि 99 अगर मार्केट प्राइस है तो फेस वैल्यू ज़रूर 100 रहा होगा, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस उतना फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो 14% ऑफ 100 लेने से 14 आया, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट बाई 99 किया, तो वो होगा 7/99 करके 7.07, 1.25 बाई 99 9.9 करके आ रहा है 12.63। ठीक है, 1.25 बाई 99 करके आ गया 12.63 और ये आ गया 7.07। और केई का क्या होगा, केई का आएगा D1 बाई P0, D1 है 1.5115, P0 दिया हुआ है 30.25 जो करंट मार्केट प्राइस है वो, प्लस G हम लोग निकाला 11% 0.11, 1.5115 बाई 30.25 प्लस 0.11 करके आ रहा है 16। इक्विटी शेयर्स 16%, ठीक है। %14 डिवेंचर, 12% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। सो ये सब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट वो हमने निकाल दिया, न्यू प्रेफरेंस शेयर भी निकाल लिया, ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी अज्यूमिंग न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब नया इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो शेयर प्राइस है ना वो नया का ओल्ड वाला ही लेना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब बस यही है, अगर सारा रिटेन्ड अर्निंग से ही जुड़ा हुआ है मतलब ओल्ड शेयर प्राइस इज एप्लीकेबल विच वी हैव टेकन ईयर 30.25। ऐसे तो नया शेयर इशू हो रहा है ना, तो नया शेयर का तो नया प्राइस होना चाहिए, नया प्राइस दिया हुआ नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड शेयर्स ही लेके कर रहे हैं। तो ये लाइन का मतलब यही होता है कि आप रिटेन्ड अर्निंग से उठा रहे हो, मतलब ओल्ड शेयर प्राइस यूज़ करोगे। तो ये तीनों का जो आंसर है वो ये है, पार्ट ए हम लोग कर लिए, पार्ट 1 ये आंसर है। डन। पार्ट 2 क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द न्यू फंड्स रेज्ड। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दिस न्यू कॉस्ट। तो केडी अगर हम लोगों का 7.07 है, केपी हम लोगों का 12.63 है, केई हम लोगों का 16 है, तो वेट क्या होगा, वेट कुछ नहीं बोला तो वी विल अज्यूम सेम वेट विल बी मेंटेन्ड। मतलब वेट
अमाउंट सेम नहीं होगा, परसेंट ऑफ वेट सेम होगा। कुछ नहीं बोलते हैं तो वेट सेम मेंटेन किया जाएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्या तो आप अमाउंट सेम रख कर भी वर्किंग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे परसेंट में वेट लगा सकते हो। 4.5 बाई ये टोटल आ रहा है 30 लाख, तो 4.5 बाई 30 करने से आ रहा है 15%, फिर 1.5 लाख बाई 30 करने से आ रहा है 5%, फिर 24 बाई 30 करने से आ रहा है 80%। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, K इंटू डब्ल्यू 7.07 इंटू 0.15 1.0605, फिर आ रहा है 12.63 इंटू 0.05 0.6315 16 इंटू 0.8 12.8 13.4 कुछ रॉन्ग हो गया, 13.4315 प्लस 1.0605 7.07 इंटू 0.15 12.63 इंटू 0.05 16 इंटू 0.8। हाँ, ये आ रहा है फाइनल आंसर, KO इज इक्वल टू 14.49। ओके, KO का वैल्यू आ रहा है 14.49। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट बोल रहा है हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू शेयर कैन बी इशूड। Marginal cost of capital to be constant. Assume that retained earning available for next year investment is 50% of 2023 earnings. तो ये लाइन का मतलब क्या है, इसको ठीक से समझ लो। बोल रहा है कि हम लोग अपना घर से कितना पैसा निकाल के वहाँ डाल सकते हैं, न्यू कैपिटल इशू करने के पहले कितना रुपया घर से डाल सकते हैं। तो बोल रहा है तो घर से डालने के तो रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए, तो रिटेन्ड अर्निंग्स इतना आपके पास अवेलेबल है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स 50% ऑफ 2023 अर्निंग्स अगर आप लोगे, 2023 अर्निंग्स था हम लोग का 3.023, तो उसका 50% कर लो तो 3.0323 पर शेयर था। तो टोटल शेयर्स कितना है हम लोग के पास, 2 लाख शेयर्स हैं, तो इंटू आप 2 लाख कर लो, तो ये कितना आ रहा है 3.023 इंटू 50% इंटू 2 लाख, 3,02,300। कितना है ये, 3,02,300 है। इज इट ऑल राइट, 3,02,300। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आइडियली यही लिखने का मन करता है, ठीक है, आइडियली यही लिखने का मन करता है कि घर से आप इतना रुपया निकाल सकते हो। बट एक और इसके पीछे चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सेम रखना है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ओवरऑल कैपिटल सेम रखना है। तो ओवरऑल कैपिटल का जो ये स्ट्रक्चर है वो सेम रखना है, तभी ये मार्जिनल कॉस्ट सेम रहेगा। मतलब ये रुपया खाली रिटेन्ड अर्निंग से अगर खाली दोगे तो इसका कॉस्ट फिर आपका 16% पड़ेगा, जो KE का कॉस्ट है। बट आपको तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रखना है। सिंस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है तो आपको ये बोलना पड़ेगा फिर मेरे को जो रिटेन्ड अर्निंग खाली रुपया है वो उससे नहीं बनेगा, हम लोगों को तीनों सोर्स लाना पड़ेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी सेम रखना पड़ेगा। इससे क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी सेम रखना पड़ेगा। देयरफॉर क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी सेम रखना पड़ेगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर यदि सेम रखना है तो वो कैसे होगा, आपका रिटेन्ड अर्निंग इज बेसिकली पार्ट ऑफ इक्विटी, और इक्विटी वाज आवर 80% ऑफ द टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल कैपिटल। तो आप बोल सकते हो 3,02,300 इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल कैपिटल। तो कैपिटल क्या होगा, डिवाइड बाई 0.8 करके आ रहा है 377,875
अब वो कहाँ से आएगा, वो फिर तीनों से आएगा, 14% डिवेंचर से, और का क्या है फिर एक और क्या सोर्स बोला था यहाँ पर, 14% डिवेंचर, 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि इक्विटी से कितना आ रहा है, 3,02,300 आ रहा है। बाकी जो आएगा वो इन दोनों से आएगा, 377,875 का कितना परसेंट डेट से आता है, 15%, तो 15% यानी 56681, और 5% ये 15% है, ये 5% है, और ये 80% है। तो 5%, 377,875 का 5% आ रहा है 18,894। ठीक है, तो ऐसे कैपिटल आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला कि हम लोगों को कोई अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है बिफोर न्यू शेयर कैन बी सोल्ड। हम लोग नया शेयर इशू नहीं करना चाहते, तो कैपिटल इन्वेस्ट करना है तो कहाँ से करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग से करेंगे। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का डिटेल तो समझ में आ गया था, ये अमाउंट तक सबको समझ में आता है, बट ये नहीं क्लिक करता कि इसको 80% मान के फिर टोटल कैपिटल आपको ये वाला फिगर निकालना है 377,875, ये क्लिक नहीं करता। अब आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रखना है यदि, तो आप समझ लो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रखना पड़ेगा, वेट सेम रखना पड़ेगा, खाली रिटेन्ड अर्निंग से काम नहीं बनेगा। ओके, अब पार्ट 4 में आ जाओ। पार्ट 4 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फंड रेज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट 3। मतलब अब इसके बियॉन्ड अगर हम लोग को जाना है, यहाँ पे पार्ट 3 में 377,875 आया, अब इससे बियॉन्ड जाना है तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो उसके लिए नया इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स खत्म हो गया। नया इक्विटी शेयर के लिए बोल रहा है इफ द कंपनी कैन सेल न्यू शेयर्स एट 22 पर शेयर, तो नया शेयर का प्राइस 22 करके होगा। अभी तो जो के निकाला था 30.25 पे निकाल देता, अज्यूमिंग पुराना शेयर्स पुराना रिटेन्ड अर्निंग्स यूज हो रहा है, के वॉज रिप्रेजेंटिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ना, यहाँ पे लिखा होता ना अज्यूम न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इसका मतलब पुराना शेयर प्राइस पे काम हो गया था। अब जो बोल रहा है नया शेयर प्राइस को लेके वर्क करने बोल रहा है, तो नया के आएगा। तो नया के क्या आएगा, जो D1 था वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। D1 था हम लोगों का 1.5115, तो वो वही रहेगा, डिवाइडेड बाई के P0 22 हो गया, प्लस 11% आ गया, प्लस 0.11, तो 1.5115 बाई 22 प्लस 0.11, 11.1787, 17.87% आ रहा है। अब इस न्यू के को लेकर हम लोग यदि क्या करें, इस न्यू के को लेकर अगर हम लोग कैलकुलेट कर दे पूरा फिर से WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा वही WMCC होगा। परसेंट ऑफ वेट सेम माना जाएगा, परसेंट ऑफ वेट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो डिबेंचर जैसे अगर आप देखेंगे वहाँ पे था 15% वेट, और के था हम लोगों का डिबेंचर का KD था 7.07, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितना था, प्रेफरेंस शेयर 12.63, और इक्विटी कितना हम लोगों का, इक्विटी कितना हम लोग का 80 अभी आया ना 17.87, तो वेट है हम लोग का 5%, 5 था क्या, नहीं डेट का ज़्यादा 15 था, इसका 15, इसका 5 और इसका 80, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जो KO निकालोगे वही आंसर है। 7.07 इंटू 0.15, 12.6 इंटू 0.05, 17.87 इंटू 0.8, ये देखो ये आ रहा है 15.98899, 16% बोल सकते हो आप। ओके, तो क्या करना था इसमें, पार्ट 1 में हम लोगों को क्या करना था, पार्ट 1 में हम लोगों को सबका KD KE KP निकालना था।
और के ई निकालते समय ग्रोथ रेट लास्ट 2 ईयर्स का लिया गया है। ये देखो ग्रोथ रेट जो लिया मैंने लास्ट 2 ईयर्स का लिया है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, लास्ट 2 ईयर्स से निकाला है। तो ये मैंने अपने मन से ऐसा अज्यूम करके निकाल दिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट भी वही अज्यूम किया है, बट आप चाहो तो डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोथ रेट निकालने का, उससे भी सही होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इंस्टीट्यूट सही करेगा कि नहीं पता नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है। गिवन अ चांस, जब इंस्टीट्यूट ऐसे कर रहा है आप भी ऐसे ही करके आओ तो बेटर है, दिमाग मत लगाओ। ओके। सेकेंड पार्ट में बोला था WMCC निकालो, तो उसी को ही वेट यूज़ करके, सेम वेट यूज़ करके निकाल दिया। थर्ड पार्ट में बोला कि घर से कितना पैसा निकाल सकते हो रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर तुम्हारा 50% पड़ा हुआ है तो रिटेन्ड अर्निंग्स हम लोग तो निकाल लिए, कितना निकाल सकते हैं, बट बोल रहे विदाउट चेंजिंग WMCC, तो इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसका मतलब बाकी सोर्स से भी पैसा आएगा, तो बाकी सोर्स से पैसा आएगा तो टोटल कैपिटल क्या बनेगा, इक्विटी इज 80% ऑफ टोटल कैपिटल, तो उसके हिसाब से 3,02,300 से 80% ऑफ टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल होगा 3,02,300 बाई 80%। फिर उसका ब्रेकअप भी बता दिया। और लास्ट पार्ट में बोला बोलो नए, अगर उसके बियॉन्ड पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, तो उसके बियॉन्ड पैसा चाहिए तो नया इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, और उसका फिर के ई चेंज हो जा रहा है, तो के ई चेंज हो जा रहा है तो WACC भी चेंज हो जा रहा है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आर्बिट्राज वाला क्वेश्चन है, MM थ्योरी वाला आर्बिट्राज। देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख, EBIT इज 45,000, K इज 12.5%, A लिमिटेड लीवर्ड है, B लिमिटेड अनलीवर्ड है, डेट एट द रेट 10% के हिसाब से डेट का अमाउंट है 1,50,000, इक्विटी का अमाउंट है 1,50,000, और उसमें सिर्फ इक्विटी है 3 लाख। An investor is holding 20% shares in levered company. Calculate the increase in the annual earnings of the investor if he switches his holding from levered to unlevered. तो आर्बिट्राज में ऐसा करते हैं ना, पूरा होल्डिंग को उठा के इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका स्टेप्स याद है आपको, इसका स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1। आई होप आप माइंड नहीं करें, मैं इधर ही साइड में कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो, नहीं तो कॉपी में आराम से भी लिख के कायदा से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रेजेंट अर्निंग्स निकालो। प्रेजेंट अर्निंग्स कितना है, 20% ऑफ इस कंपनी का नेट अर्निंग्स क्या आएगा अभी, लीवर्ड कंपनी का EBIT अगर हम लोगों का 45 जा रहा है, तो इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट होगा 15,000, 10% ऑफ 1.5 लाख के हिसाब से, तो यह है EBT विच इज़ 30,000। इसमें से लेस करेंगे टैक्स यहाँ पे है नहीं, इट इज़ नो टैक्स सिचुएशन, तो यही EBT ही अपना पैट हो गया। तो अगले का 20% होल्डिंग है, तो अर्निंग्स कितना होगा, इसका 20% ऑफ 30,000 इक्वल टू 6,000। स्टेप 2 क्या करोगे, इसको बोलेंगे इस कंपनी का शेयर्स को बेच दो, सेल द शेयर्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, 3 लाख है, वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, 3 लाख है, उसमें से इक्विटी है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का कितना रुपया मिलेगा उसको, 1.5 लाख का 20% ले लो, विच इज इक्वल टू 30,000 रुपया मिल जाएगा, राइट। फिर एक नया चीज सिखाया हुआ था, बोरो द 20% डेट ऑल्सो, क्योंकि आपको लीवर्ड कंपनी में रहने का आदत है, तो लीवर्ड कंपनी अगर डेट लेके रखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे आदमी 1.5 लाख रुपया लगा के 3 लाख का मालिक बना हुआ है। अब आप इस कंपनी से अगर निकलोगे, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आप भी उतना हिस्सा का डेट फिर बाजार से बोरो करके अपने साथ लेके चलोगे,
जिस तरह से आपका होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में था वही ओनरशिप पैटर्न कंटिन्यू होगा। तो 20% होल्डिंग था तो 20% डेट ले लेना है, तो 1.5 लाख का 20% होता है 30,000। जितना हमारा होल्डिंग था इक्विटी में उतना ही डेट पे होल्डिंग रहेगा। तो टोटल फंड कितना हो गया 60,000। टोटल फंड कितना हो गया 60,000। अब ये सारा रुपया स्विच कर दो अनलीवर्ड में, तो कितना होल्डिंग मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन अनलीवर्ड फ्रॉम 60,000 रुपया कितना मिलेगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख कर लीजिए, ये आ रहा है 20%, राइट। स्टेप 6, अब 20% से इसको क्या फ़ायदा है, यहाँ पे रिवाइज अर्निंग्स क्या मिलेगा, रिवाइज अर्निंग्स इन अनलीवर्ड कंपनी, उस 20% ऑफ ईफेश मिलेगा इसको। ईबीआईटी दोनों का सेम ही है 45,000, तो ईबीआईटी अगर 45,000 है तो इसमें ये ईबीआईटी ही हम लोगों का ईएटी बनेगा, बिकॉज हम लोगों का और कोई अनलीवर्ड में इम्प्लीकेशन नहीं है। तो टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा, 45,000 का 20% आएगा, दैट इज 9,000। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन द अर्निंग्स, इंक्रीज इन अर्निंग्स हो गया 3,000 रुपया। क्या समझे, इंक्रीज इन अर्निंग्स कितना आ गया 3,000। 3,000 नहीं, रुको, इंक्रीज यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, सॉरी, ये ईबीआईटी आ गया आपका 9,000, बट बोरो भी किया था, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोरो किया था 30,000, तो उसका इंटरेस्ट भी लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% लगेगा 30,000 पे 3,000, तो ये माइनस करके आ रहा है 6,000, ये माइनस करके आ रहा है 6,000। तो एक तरह से क्या दिख रहा है कि कोई अर्निंग्स बढ़ा नहीं, पहले भी अर्निंग 6,000 था, अभी भी अर्निंग 6,000 है, तो देयर इज नो इंक्रीज इन अर्निंग्स, नो इंक्रीज इन अर्निंग्स। आर्बिट्राज करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ये दोनों फर्म ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, दोनों का वैल्यू सेम भी है, 3 लाख सेम भी है, ऑलरेडी फर्म का जो वैल्यू है वो बराबर है, इसलिए कोई फ़ायदा स्विच करके हुआ नहीं आर्बिट्राज में। समझ गए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिवरेज का क्वेश्चन है। लिवरेज में बोल रहा है बस इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ, प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट्स। बना पाओगे इनकम स्टेटमेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें खाली एक हेल्प कर देते हैं आपको, मैं नहीं करूँगा, फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह तो आपको मालूम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन % का फॉर्मूला में भूल जाते हैं आप लोग, तो ये होता है प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट मतलब हम लोगों का होगा ईबीआईटी, ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन, यही इस सम का यूनिकनेस है। अब आप इसको ट्राई करिएगा, आपका हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा, जस्ट ये एक ट्रिक है, आपको अपने से करना चाहिए। अगर आप इनकम स्टेटमेंट पहले कोई भी बनाएं 1-2 बार भी, तो आपसे ये सम आराम से होगा। अब आप पजल की तरह सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेन यहीं पे गड़बड़ हो जाता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू 1 बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी एक रिलेशनशिप है। तो अकॉर्डिंगली आप इससे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल कर भी सम कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया इससे भी सम सॉल्व कर सकते हो जाएगा आराम से, मैं नहीं करा रहा, प्लीज़, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, ये वाला जो सम है, सो ये क्वेश्चन भी आपके इंस्टीट्यूट मैट का ही है। अगेन अगर आप इंस्टीट्यूट मैट में जाके देखोगे, HMR लिमिटेड बोल के दिया हुआ है कैपिटल बजटिंग चैप्टर में, बट फिगर्स वगैरह चेंज्ड है। तो इलस्ट्रेशन 18 का कॉपी है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इलस्ट्रेशन 18 का कॉपी था, ये भी इलस्ट्रेशन 18 का कॉपी है। तो आपको ट्राई करना चाहिए, एक फिगर चेंज होकर क्वेश्चन मिला है तो यू शुड ट्राई फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन चेक
how far you could do correctly. It is very important that you try. Let it go wrong. हाँ बोलेंगे टाइम लगेगा, तो भैया 6 महीना बचाना है तो ये टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग. सो माई एडवाइस टू यू इज़ ट्राई इट आउट एंड देन यू चेक विथ मी. जो भी हो, जितना भी हो, गलत सलत जैसा भी, भर भर के झोली भर भर के गलत करो, बट कोशिश ज़रूर करो. ठीक है. तो ये भी इंस्टीट्यूट मैट का कॉपी है. अगर आप चाहो तो वो इलस्ट्रेशन 18 इंस्टीट्यूट मैट का प्रैक्टिस किए हैं, क्लास में भी कराया हुआ आप लोग को. उसको आप एक बार आप देख लीजिए, फिर आप देख कर लीजिए, बट अपने से ज़रूर कोशिश करिए. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कंपनी है HMI लिमिटेड, उसको मशीन रिप्लेस करना है, मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विद अ फुल्ली ऑटोमेटिक न्यू वन. ओल्ड मशीन का डिप्रिशिएटेड वैल्यू, बुक वैल्यू है 2.5 लाख on 31st March. The machine has begun causing problems and breakdowns and it cannot fetch more than 40,000 if sold in market at present. It will have no realizable value after 10 years. The company has been offered 1.5 lakh रुपया for the old machine as a trade-in on the new machine. 1.5 लाख as a trade-in on new machine, मतलब अगर इसके बदले में नया मशीन लोगे तो 1.5 लाख क्या वैल्यू मिल जाएगा, which is the price before allowance for trade-in of rupees 6 लाख. तो न्यू मशीन का ऐसे भाव 6 लाख है, बट अगर आप ओल्ड मशीन दे दोगे तो आपका 1.5 लाख रुपया बाद हो जाएगा. तो मतलब ओल्ड मशीन 1.5 लाख में टेक ओवर कर लिया गया, बिक गया. ठीक है. तो ओल्ड मशीन का जो वैल्यू है वो है 1.5 लाख. फिर क्या बोल रहा है, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 years एंड सैलवेज वैल्यू इज 35,000. सो लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 years एंड सैलवेज वैल्यू इज 35,000. ये आपको बता रहा है, लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 years एंड सैलवेज वैल्यू इज 35,000. तो न्यू मशीन का बोल रहा है 10 साल के बाद क्या हल होगा, वो ये है. फर्दर द कंपनी फॉलोज WDV मेथड एट द रेट ऑफ 10% फॉर, बट फॉर टैक्स पर्पज स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड. अब यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. कंसिडरिंग दैट दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, द वर्किंग कैपिटल ऑफ 50,000 विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द 10th year. तो वर्किंग कैपिटल भी हम लोगों का एक इन्वेस्ट होगा जो है 50,000 रुपया. ठीक है. तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज डेप्रिसिएशन रेट इज एट द रेट ऑफ SLM. ये समझ में आ रहा है. ठीक है. फिर क्या बोला, गिवन बिलो आर द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू मशीन. तो इससे हम लोग इंक्रीमेंटल निकाल लेंगे. इंक्रीमेंटल क्या नेट रेवेन्यू आ रहा है. तो सेल्स अगर आप देखोगे 60,000 इंटू 18 कितना आता है, 60,000 इंटू 18 करके यहाँ पे 1080 आ रहा है, और यहाँ पे 80,000 इंटू 18 करके कितना आ रहा है, 1440 आ रहा है. 1440 माइनस 1080 कर रहे तो ये आ रहा है 360. एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स है 2800 और लेबर कॉस्ट पर आवर है 50. तो 2800 इंटू 50 करके आ रहा है 1,40,000. और यहाँ पे 2800 इंटू 75 ये आ रहा है 2,10,000. तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है 70,000. फिर है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपया इंटू यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 60,000 यहाँ पे आ रहा है 3 लाख, और यहाँ पे 5 इंटू 80,000 करके आ रहा है 4 लाख. तो 1 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है. इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट 75,000 एक्स्ट्रा लग रहा है. From the above information, analyze whether the old machine should be replaced or not if the opportunity cost of capital of the company is 10%. Cost of capital 10% मानना है, income tax rate 30% मानना है, book profit is treated as ordinary income for tax purpose. Book profit is treated as income for tax purpose. इसका मतलब ये जो हम लोग एसेट सेल करते हैं तो एक बुक प्रॉफिट होता है. एसेट को अगर आप 1.5 लाख में सेल कर रहे हो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में बुक वैल्यू हम लोगों का कितना है, 2.5 लाख है. क्या समझ में आ रहा है. 1.5 लाख के अगेंस्ट में यदि मेरा बुक वैल्यू 2.5 लाख है तो मेरे को कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है ना. क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आप सोचो. इट हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ 2.5 लाख और 1.5 लाख मेरा टेक ओवर वैल्यू है, तो 1 लाख बुक वैल्यू राइट ऑफ होगा कि नहीं होगा. 1 लाख बुक वैल्यू राइट ऑफ होगा कि नहीं होगा. होगा. देखो कितना गुमराह किया है क्वेश्चन, ध्यान से देखो.
यहाँ पे उसके ऊपर भी एक लाइन लिखा हुआ है, ओल्ड मशीन हैड बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस के लिए फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, बट एज अ बुक वैल्यू ऑफ 250। तो 250 से 1.5 लाख को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालोगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको टैक्स पर्पस के हिसाब से जाना है। टैक्स पर्पस के हिसाब से इसका बुक वैल्यू 0 माना जाएगा। तो इसका मतलब जो 1.5 लाख मिल रहा है वो फुल्ली प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट पे भी टैक्स देने बोल रहा है। ये लाइन का मतलब ये है, बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पस। ऑर्डिनरी इनकम मतलब यही टैक्स रेट उस पर लागू हो जाएगा, 30% वाला। तो इस 1.5 लाख पे अपने को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 30,000। टैक्स कितना पे लगेगा? एक तरह से पूरा पे लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का बुक वैल्यू 0 है। STCG विल बी इक्वल टू फुल 1.5 लाख बिकॉज बुक वैल्यू इज 0। तो देयरफॉर टैक्स कितना लग जाएगा हम लोगों का? टैक्स लग जाएगा 30%, 45,000। अगर ये 45,000 लग जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1,05,000। एक लाख 5,000। ठीक है, तो ये हम लोग को पैसा मिल गया। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ था यहाँ पे, STCG का टैक्स। ओके, और वर्किंग कैपिटल लगेगा 50,000। तो 6 लाख में से 1,05,000 गया और 50,000 और जोड़ा, तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है 545। कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट? 5,45,000। कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट? 5,45,000 आ रहा है। इज इट ओके? वर्किंग कैपिटल भी लगेगा ना 50,000 का। तो ये अपना नोट नंबर 1 बन गया, विच इज़ वी कॉल एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हर सम को करने का एक पैटर्न बनाए थे, आपको याद है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले निकालोगे, सबसे पहले नोट 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नोट 2 बोला था डेप्रिसिएशन देखोगे। अब डेप्रिसिएशन में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन देखोगे, बिकॉज ये रिप्लेसमेंट डिसीजन का समय हम लोग सिर्फ न्यू मशीन का एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग रहा है वो देखा, ओल्ड मशीन को बेचकर क्या मिल गया तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगा वो देखा। तो इस न्यू मशीन के कारण एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्या आएगा वो देखना है। तो ओल्ड मशीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, इसलिए उसका और फर्दर डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं। फुल्ली डेप्रिशिएटेड होने के कारण इसका डेप्रिसिएशन 0 है। वहीं अब न्यू मशीन है, तो न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन क्या होगा? न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन होगा हम लोगों का, ये देखिए 6 लाख कॉस्ट है, सैलवेज वैल्यू 35,000 है, लाइफ 10 ईयर्स है, और फॉर टैक्स पर्पस वी आर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 6 लाख माइनस 35,000 बाई 10, तो ये आ रहा है 56,500, और इंक्रीमेंटल क्या आएगा? 56,500, राइट। तो ये सेकेंड वर्किंग नोट। नोट नंबर 3 होता है हम लोग का सी फैक्ट। तो सी फैट का भी वर्किंग यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल बहुत सारा निकाल लिया है, तो इसी से इंक्रीमेंटल सी फैट निकालेंगे। ठीक है, तो सालाना हम लोग को कितना मिल रहा है? 3,60,000 माइनस 1 लाख माइनस 70 माइनस 75, 1,15,000। अब इसी में से मान लो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, जो है 56,500, माइनस कर लेंगे 56,500, तो यह है 58,500। यह आ गया इंक्रीमेंटल PBT। लेस करेंगे हम टैक्स रेट 30% करके है, इंटू 0.3 17,550, माइनस करके आएगा माइनस 58,500 करके आएगा 49,50। आप देख रहे हो ना, आपको देखना है अभी, हाँ रफली देखते रहो बस क्या हो रहा है, बाद में जब पूरा ख़त्म हो जाए तब उतारना। भी देखते रहो, कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करते रहो। तो ये 49,50, फिर ऐड करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सर हम देखते देखते लिख भी पा रहे हैं आपके साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ रहा है 97,450। ठीक है, अब ये आपका ईयर 1 to 10 चल रहा है एक तरह से। अब ईयर 10 का एक अलग से कर लो। ईयर 10 में 2 स्पेशल कैश फ्लो अलग से आ रहा है। वो आ रहा है एक सैल्वेज वैल्यू आ रहा है आपका, कितना रुपये आ रहा है? सैल्वेज वैल्यू लास्ट ईयर में बोला था यहाँ पे 35,000। तो सिंस यहाँ पे बोल रहा है बुक प्रॉफिट को भी टैक्स के तरह ट्रीट करना है, तो इसका मतलब इस सैल्वेज वैल्यू पे भी कुछ बुक प्रॉफिट हो सकता है।
तो चेक करना है कि लास्ट में सेल करने पर बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो बुक वैल्यू एट ईयर 10 क्या बनेगा, 6 लाख का एसेट खरीदा है माइनस उसका डेप्रिसिएशन पर ईयर है 56,500, तो 56,500 इंटू 10 करने से आ रहा है 5,65,000, तो माइनस करके आ रहा है 35,000 बुक वैल्यू एट ईयर 0। और ये बुक वैल्यू एट ईयर 0 अगर 35,000 और सेल करो 35,000 में, तो इसका मतलब देयर इज़ नो गेन नो लॉस। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज़ नो गेन नो लॉस। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज़ नो गेन नो लॉस। तो ये सेल वैल्यू 35,000 यदि है, ये सेल वैल्यू यदि 35,000 है, तो इसके अगेंस्ट में कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं है, तो पूरा 35,000 आपका। और लास्ट में वर्किंग कैपिटल रिलीज भी हो जाएगा 50,000 रुपया जो आपने ईयर 0 में डाला था, तो 85,000 और सरप्लस आएगा। ऐसे ईयर 10 में 97,450 भी आएगा, बट हम लोग ने 1 to 10 कंबाइन कर रखा है, ठीक है। तो फिर से ईयर 10 में ये 97,450 मत डाल देना, डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 to 10 में तो ले ही रखा है, प्लस ईयर 10 का 2 एक्स्ट्रा अमाउंट ले रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो आपको इवेल्युएट करना है, मतलब एनपीवी निकालना है। नाउ आप एनपीवी तो अपने आप निकाल लो। ईयर है 0, 1 to 10 और यहाँ पर ईयर 10 ऐसे लिख दिया। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, ईयर 0 का होगा 1, 1 to 10 का आप देखो कितना आता है, 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा है 6.144 और ईयर 10 का है 0.386। कैश फ्लो है ईयर 0 में हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला था वो है 545 नेगेटिव, ईयर 1 to 10 में 97,450 और ईयर 10 में है 85। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो ये आ रहा है -545, फिर है 97,450 इंटू 6.144, 598,733, फिर है 85,000 इंटू 0.386, ये 32,810, तो ये आ रहा है 86,543। दिस इज योर एनपीवी पॉजिटिव। एनपीवी पॉजिटिव है तो रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए। ये इंक्रीमेंटल एनपीवी एक तरह से यू कैन से दैट, बिकॉज हम लोग इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिया है, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन लिया और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लिया है। तो इंक्रीमेंटल एनपीवी अगर पॉजिटिव आता है तो रिप्लेस करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो पुराना मशीन कंटिन्यू करते हैं। गॉट इट। तो इस सब में नया चीज़ जो है वो ये वाला है, ये बुक प्रॉफिट का इम्पैक्ट। यहाँ पर कुछ नहीं आया, बट यहाँ पर जो बुक प्रॉफिट है उसका इम्पैक्ट आया कि आपको 30% टैक्स देना पड़ा। अब आप प्रेजेंटेशन एग्जाम में हमेशा हर कैपिटल बजटिंग सम का इसी तरह से करते हो, चाहे कुछ भी मेथड पूछा हो। 3 वर्किंग नोट एकदम फिक्स्ड है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और फिर सी फैक्ट। उसके बाद जो मेथड है वो मेथड है। और कब इंक्रीमेंटल निकालना है वो जब 2 डिसीजन को कंपेयर करना है तो इंक्रीमेंटल में करते हैं। कब डेप्रिसिएशन नहीं लेते, जब टैक्स सेट क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो डेप्रिसिएशन वाला वर्किंग हट जाता है। अब इसमें एक IRR भी निकालने बोल रहा है, एस्टिमेट द IRR फॉर रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो IRR का मैं इक्वेशन बना देता हूँ, बट आपका निकालने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। IRR इक्वेशन क्या बनेगा कि 5,45,000 जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 97,450 का एन्युटी फैक्टर लेना है, R% फॉर 10 ईयर्स, और 85,000 जो दिया हुआ है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, R% फॉर 10 ईयर्स। तो अब आप गैस वर्क लगा लो, अपना गैस करके देख लो R का वैल्यू किस रेंज में आ रहा है, और फिर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, एक बार R का वैल्यू कुछ मान के दूसरा बार कुछ मान के, या फिर गैस वर्क नहीं ध्यान आता तो 10% लेके एक बार करो और फिर देखो क्या आता है। ठीक है, राइट साइड का वैल्यू 10% पे करके देखो क्या आता है, फिर 20% पे करके देखो। 10% पे तो ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ ही है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 10% से आ ही गया। तो R का वैल्यू जब 10% है तो राइट साइड का जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है वो है 598,733 प्लस 32,810, तो ये 631,543। तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अपने को 545 से
एक बड़ा चाहिए एक छोटा चाहिए, तो बड़ा मिल गया, अब छोटा चाहिए, तो छोटा के लिए हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू बढ़ा देंगे। आर का वैल्यू मान लो 20% कर दिया, तो देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा। आर का वैल्यू 20% किया तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, अब यहाँ पे पुट करके देख लो। समझ में हम क्या बोल रहे हैं। फिर आप इंटरपोलेशन करो, 20% से करके देखना है, यहीं पे पुट करके हो जाएगा। ये आर का वैल्यू 20% से आप देखो एन्युटी फैक्टर निकालो, 1.2 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT 4.1924 आ रहा है। तो 97,450 इंटू 4.1924 प्लस 85,000 इंटू ये 20% से यहाँ पर क्या होगा, 10वां साल का क्या आएगा, 1.2 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.162। So if you add this and this, you will get the present value at the rate of 20%। देखना 545 से कम आ जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर रेट चेंज करके देखना पड़ेगा। 97,450 इंटू 4.1924 m प्लस 85,000 इंटू 0.162 m प्लस ये लो कम आ गया 422,319 आया। तो एक बड़ा चाहिए एक छोटा चाहिए। अब इंटरपोलेशन आप अपने आप कर लो, मेरे से मत करवाओ भाई। अरे ये भी कराएं क्या, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू और डिफरेंस इन रेट, ये तो याद होगा कम से कम। कुछ तो कलम उठाओ और अपने से अब खत्म करो। सो डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 209,223,224, डिफरेंस इन रेट है 10%, और फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 631 से 545, 86,543 के लिए क्या होगा, 10/209,224 इंटू 86,543, इंटू 10/209,224 ये आ रहा है 4.14। देयरफॉर IRR आ गया 14.14। अब ये डिसीजन इवैल्यूएट करना है अगर इसके हिसाब से, तो IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होने से रिजेक्ट, IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होने से एक्सेप्ट। सो IRR हम लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट। और IRR जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होता है तो NPV पॉजिटिव आता है, तो NPV भी पॉजिटिव है तो उससे भी क्रॉस चेक हो गया। अब ये क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ था उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें एक तो चीज़ ये बोला कि कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड बट फॉर टैक्स पर्पस WDV मेथड, उल्टा कर दिया। अभी हम लोग का क्या पता था, कंपनी फॉलोज WDV मेथड बट फॉर टैक्स पर्पस इट विल फॉलो SLM, तो हम लोग का इजी कर दिया। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, WDV होने से क्या होता है हर ईयर का फिर अलग अलग वर्किंग करना पड़ता है डेप्रिसिएशन का। ये देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। और यहाँ पर वो भी नहीं था, जो बुक प्रॉफिट पे टैक्स का बात है वो भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ था, बुक प्रॉफिट के ऊपर टैक्स को लेके कोई डिस्कशन नहीं था। तो वो एक नया चीज़ भी सीख लिया और एक छोटा सा ट्विस्ट भी सीख लिया। करेक्ट। तो दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। फिर नेक्स्ट देखो डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है, कैन यू सी। तो ये MM थ्योरी का वापस दिया हुआ है, MM का आराम से हो जाएगा। MM थ्योरी का क्या बोला है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड। याद है आपको, पूरा स्टेप वाइज सिखा गया था पूरा। कंपनी का डिटेल क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ईच है तो 1 लाख शेयर्स हो गए। मार्केट प्राइस इज 20 at the rate of 20. Board of directors of the company has an agenda of the meeting to pay a dividend of 25% to its shareholders. तो डिविडेंड जो भी देना है वो है बोल रहा है 25%
तो कुछ नहीं बोलता है, तो वो फेस वैल्यू पे होता है। तो 25% ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपये कर गए, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है 20 रुपया, P0 है 20 रुपया, और डिविडेंड है 25% ऑफ फेस वैल्यू, इसका मतलब है 25% ऑफ 10, 2.5 रुपीज़। कंपनी एक्सपेक्ट्स अ नेट इनकम ऑफ 5,20,000 एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी एक्सपेक्ट्स अ नेट इनकम ऑफ 5,20,000, तो इफेश दिया हुआ है 5,20,000। कंपनी ऑल्सो प्लान्स ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर अ कॉस्ट ऑफ 750। तो एक्सपेंशन के लिए जो पैसा चाहिए, जिसको अपने आई बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, वो चाहिए 7.5 लाख, विच कैन बी फाइनेंस रिटेन अर्निंग एंड इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। तो हमें पता है अगर रिटेन अर्निंग सफिशिएंट नहीं होगा तो हमें नया शेयर इशू करना पड़ेगा। कंपनीज डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। तो ये आपका रेट ऑफ इक्विटी है एक तरह से, जो डिस्काउंटिंग में काम आएगा। तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म बताना है, डिविडेंड आर पेड एंड डिविडेंड आर नॉट पेड। तो हमेशा सम का फ्लो क्या था, डिविडेंड पेड नॉट पेड। अगर आपको याद होगा तो सम का फ्लो क्या था, पहले नॉट वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते क्या है, P1, क्या फॉर्मेट था उसका, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 बाई 1 प्लस KE। तो P0 हम लोग को मालूम है विच इज़ 20, शेयर प्राइस इज 20, D1 नॉट पेड है तो 0, P1 निकालना है बाई 1 प्लस KE। हम लोग का KE ये रोल प्ले करेगा 15%, 1 प्लस 0.15। तो यहाँ से P1 आ रहा है विच इज़ कमिंग 20 का 1.15 यानी कि 23, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड वर्किंग क्या करना है, सेकेंड वर्किंग क्या करना है, करंट वैल्यू ऑफ कंपनी अगर आप देखोगे तो वो होता है NP0। तो वो है हमारे पास 1 लाख शेयर है 20 रुपये करके, तो 2 लाख रुपये करंट वैल्यू ऑफ द फर्म है। थर्ड वर्किंग क्या करना चाहिए, थर्ड वर्किंग क्या करना चाहिए, हम लोगों के पास डिविडेंड अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो अर्निंग्स है हम लोग के पास 5,20,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 7.5 लाख, तो 2,30,000 हम लोगों को शॉर्ट पड़ रहा है। ये शॉर्टफॉल हम लोग कैसे रिकवर करेंगे, न्यू शेयर्स इशू करके। तो तीसरा नंबर शॉर्टफॉल, चौथा नंबर न्यू शेयर्स कितना इशू होगा, 2,30,000 डिवाइडेड बाई P1 23, तो ये आ रहा है 10,000 शेयर्स नया इशू हो जाएगा। तो अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, कुछ याद आ रहा है आपको, रिवीजन किया हुआ या पढ़ने का पढ़ा हुआ, वैल्यू ऑफ फर्म अब कैसे निकालेंगे। एट ईयर 1 पुराना शेयर प्लस नया शेयर इंटू P1 प्लस E माइनस I। तो पुराना शेयर है M इज पूरा नया शेयर 10,000, N इज पुराना शेयर 1 लाख, P1 इज द वैल्यू विच इज 23, अर्निंग्स आया हम लोग के पास 5,20 और इन्वेस्ट हो गया 7.5 लाख। तो ये नेट फिगर क्या आ रहा है देखो, 10,000 प्लस 1 लाख इंटू 23 प्लस 5,20 माइनस 7.5, तो ये आ रहा है 23 लाख। ये वैल्यू एट ईयर 1 है। अब वैल्यू एट ईयर 0 अगर हमको लेना है तो दैट शुड बी डिस्काउंटेड एट द गिवन प्रेजेंट गिवन डिस्काउंटिंग रेट विच इज़ 0.15, तो डिवाइडेड बाय 1.15 करोगे तो ये आया 20 लाख, तो विच इज़ इक्वल टू द वैल्यू विच इज़ ऑलरेडी देयर एट प्रेजेंट NP0 विच इज़ 1 लाख इंटू 20। तो वैल्यू ऑफ फर्म एट ईयर 1 इफ डिविडेंड आर नॉट पेड इज कमिंग एज 20 लाख। नाउ इफ डिविडेंड आर पेड द सेम वैल्यू शुड कम। तो प्रेजेंटेशन कैसे होती है, P1 फिर से निकालना है। कुछ याद आ रहा है आपको ये सब किया हुआ। P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
अब D1 ले लेंगे, D1 कितना देना है हम लोग को, 2.5 रुपया देना है, ठीक है। P0 इज इक्वल टू P1 D1 प्लस P1 बाई 1.15। तो यहाँ से P1 निकाल लो, P0 हम लोग का 20 है, तो 23 माइनस 2.5 करा तो 20.5 आ गया। फिर NP0 अगर हम लोग लेंगे तो वो होगा 1 लाख इंटू 20, वो तो सेम ही रहेगा 20 लाख। अर्निंग्स हम लोगों का 5.20 है, इसमें से हमने डिविडेंड दे दिया जो है 2.5 रुपया करके, 1 लाख शेयर्स पे डिविडेंड दे दिया। 1 लाख शेयर्स है हम लोग के पास, तो 2.5 लाख डिविडेंड का चला गया। तो 5.20 माइनस 2.5 लाख करके आ गया 2.70। अब 2.70 से इन्वेस्ट करना है 7.5 लाख, तो माइनस 7.5 लाख किया तो आ गया हम लोग का 480। 480 है शॉर्टफॉल। तो न्यू शेयर कितना इशू होगा, ये थर्ड वर्किंग हो गया, एक तो सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। न्यू शेयर्स कितना इशू होगा, 480 डिवाइडेड बाई 20.5, इट इज कमिंग 23,414.63। फिर फिफ्थ नंबर, वैल्यू ऑफ फर्म एट ईयर 1 क्या होगा, सेम फंडा 23,414.63 प्लस 1 लाख इंटू 20.5 प्लस 5.20 माइनस 7.5। तो ये वापस देखना घूम फिर के 23 लाख आ रहा है, इसको आप ईयर 0 पे ले आओगे तो वापस वो 20 लाख ही आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये याद होना चाहिए, तभी आप सम बना पाओगे। आपका ध्यान रखना स्टेप 5 में ना डिविडेंड का कोई रोल ही नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ डिविडेंड इन स्टेप 5 इन ईदर केस, न इधर है न इधर है। कैन यू अंडरस्टैंड? अगर आप यहाँ पे डिविडेंड घुसा दोगे तो सम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इजी था, करने लायक था कि नहीं था? हो गया रिवीजन? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वापस। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, मैं दिखाऊंगा, मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं करते करते भी सच में थक गया हूँ, पता नहीं अचानक से थकान सा आ गया है। तो अब मैं दिखा दे रहा हूँ 7 नंबर कि आप समझ जाओ और उसके हिसाब से अपने आप कर लेना। वर्किंग कैपिटल 7 नंबर में क्या बोल रहा है, पहले यहाँ पे कॉस्ट शीट दिया हुआ एक तो, ठीक है। इसमें एनुअल प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स बोल रहा है, फुल कैपेसिटी है। फिर मटेरियल है 100, लेबर ओवरहेड है 50, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है और सेलिंग एक्सपेंस 80% वेरिएबल है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है न्यू बिजनेस है, तो न्यू बिजनेस का इम्पैक्ट ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक 0 मान के सम करना है। फिर आपको आगे क्या बोल रहा है, 2 साल का ऑपरेशंस भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन और सेल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यहाँ से निकल जाएगा, प्रोडक्शन 12,000 है, सेल्स 10,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 2,000। तो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो 2,000 हो जाएगा, ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा। तो नेक्स्ट पीरियड में क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, 2,000 प्लस 18 20 माइनस 19 करके 1,000। तो पहला वाला में ओपनिंग स्टॉक 0 मानेंगे बिकॉज ये न्यू बिजनेस है। सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 250 रुपीज़। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 2 months ऑफ एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। तो ये स्टॉक के लिए बोला है, डेटर्स के लिए बोला है 1.5 month ऑफ एवरेज सेल, कैश बैलेंस बोला है, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल बोला है, 1 month एवरेज परचेज, ध्यान रखना परचेज। और एक्सपेंसेस मतलब सारे एक्सपेंस आ गए मटेरियल को छोड़कर, ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 month इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर। इसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई ऐसा अरियर नहीं होता। फिर बोल रहा है गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स विल बी इन प्रोसेस ऑन एवरेज। ये क्लोजिंग WIP के बारे में बोल रहा है, 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन विल बी इन द प्रोसेस ऑन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटीरियल्स। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन
100% है मटेरियल का, बट ओनली 40% फॉर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए 40% मान के चलना है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज and value of stock should be at cost of production. Prepare for 2 years projected statement of PL and projected statement of working capital requirement on cash cost basis. देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोल रहा है कैश कॉस्ट, बट पीएल बोल रहा है तो इसमें कोई कैश कॉस्ट नहीं है। ये एक तरह से आपको कॉस्ट शीट बनाना है, बट नॉर्मल तरीका से बनाना है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बनाना है। नॉर्मल कॉस्ट शीट है ये, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, ध्यान रखना। दिस नॉर्मल कॉस्ट शीट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। Got it? This is normal cost sheet including depreciation. तो ये कैसे बनेगा, पीएल कैसे बनेगा? सिंपल है, आप कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करोगे। जैसे मैं एक ढांचा बनाता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा, वर्किंग आप अपने आप फिर फिलअप कर पाओगे। जैसे यहाँ पे ईयर 1 है और ईयर 2 है, ठीक है, 2 साल का वर्किंग करना है। एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो फिर भरना इसको, ईयर 1 और ईयर 2। तो अपने को मटेरियल कॉस्ट लेना है, तो अपने को पता होना चाहिए प्रोडक्शन कितना है। यहाँ पर वो था 12,000 और यहाँ पे था 18,000। सो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट है 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो 100 इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 100 इंटू 12, 100 इंटू 18, आप वर्किंग आराम से कर लेंगे। हाँ, फिर मटेरियल कॉस्ट के बाद क्या, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस, वो है 50 इंटू 12, 50 इंटू 18। फिर है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ आप देखो, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बट ये फिक्स्ड है तो ये 25,000 कैपेसिटी पे आएगा। 35 इंटू 25,000, 35 इंटू 25,000, ठीक है। फिर क्या दिया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड होता है, तो वो है 15 के हिसाब से, तो 15 इंटू 25,000, 15 इंटू 25,000 के हिसाब से आ जाएगा। अब इन सबको जोड़कर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आएगा ऐड करना है अपने को हिसाब से, इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि WIP भी ऐड करना है। तो ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। तो एज पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसकी वैल्यूएशन होगी। ओपनिंग WIP नया प्रोजेक्ट है तो कुछ नहीं होगा। क्लोजिंग WIP क्या होगा, बोला मटेरियल जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 15%, क्या बोला है WIP के लिए, 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन। तो मटेरियल जो भी है, जैसे 100 इंटू 12,000 है, तो उसका 15%, और मटेरियल 100% कंप्लीट है। और बाकी एक्सपेंसेस, ये तीनों का जो टोटल है, ठीक है, ये तीनों का जो भी टोटल आ रहा होगा, बाकी एक्सपेंसेस का 15% तो करना ही है, बट डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40% लेना है। तो इससे हम लोगों का क्लोजिंग WIP आएगा। ये बाकी एक्सपेंस का टोटल हम लोगों को यहाँ वर्कआउट करके बैठाना पड़ेगा, और फिर यही क्लोजिंग WIP नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग WIP बनेगा। और नेक्स्ट पीरियड का क्लोजिंग WIP सेम मैनर से आप निकालोगे जैसे आप ईयर 1 में निकाले हो। तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। आप क्या सोच रहे, सब सर घुटी पिला दे, सब सॉल्व कर दे और आप छाप लो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे राज में। तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर ऐड करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फिनिश गुड्स के लिए क्वेश्चन में कुछ बोला है, ये क्लोजिंग स्टॉक 2,000 1,000 जो दिख रहा है उसको फॉलो करना है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स नील है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जो वैल्यू है वो 2,000 यूनिट्स का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। 12,000 बनाया, 10,000 बेचा, तो 2,000 यूनिट्स बच गया, और यही वैल्यू आपका नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग में चला जाएगा। 2,000 यूनिट्स का कॉस्ट इसका प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12,000 यूनिट, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2,000 यूनिट टू गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और यही ओपनिंग में बच चला जाएगा। बट ये दोनों मिलकर अब क्लोजिंग में जब आएगा ना यहाँ पर, तो 2 मेथड होता है। जब ओपनिंग स्टॉक आता है ना, तो 2 मेथड होता है, फीफो या एवरेज। तो कोई एक मेथड चूज़ करना पड़ेगा, फीफो चूज़ करे कि एवरेज चूज़ करे। तो यहाँ पर हम लोग
फीफो चूज़ करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, और अगर एवरेज चूज़ करेंगे तो इन दोनों का कंबाइंड से क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अभी क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करें, तो इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है वो एवरेज पे किया हुआ है, तो हम लोग भी एवरेज पे ही एक बार करेंगे। इस तरह का सम आप पैसा मान के चलो, कुछ नहीं बोले तो एवरेज पे करना है। तो एवरेज पे करेंगे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है कितने यूनिट्स का हुआ है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितने यूनिट्स का हुआ है, 18,000 का हुआ है। यहाँ पे 18,000 यूनिट्स है, ये आपका यहाँ से यहाँ 2,000 यूनिट आ गया, तो एक तरह से ये 20,000 यूनिट का कॉस्ट आया। तो यू कैन से दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट। तो जो भी ऊपर में टोटल कॉस्ट है वो 20,000 यूनिट का है, तो इनटू आपको करना पड़ेगा फिर जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने निकाला था वो है भी नेक्स्ट ईयर का 1,000। कैसे 1,000 आया, 20 में से आपने बेच दिया 19 तो 1,000 बच गया, तो उस 1,000 का कॉस्ट आपको प्रोपोर्शनटली निकालना है। ये सब वर्किंग आपका किया हुआ सोल्यूशन में आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो, बट एक पैटर्न समझ जाओ। क्या कर रहे हैं सर, कॉस्ट शीट बना रहे हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन जो है वो कैपेसिटी पे डाला। WIP का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में बोला 15% पहले लेना, फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी लेना, तो उसके हिसाब से लिया। ओपनिंग WIP नील होगा फर्स्ट ईयर में क्योंकि न्यू बिजनेस है, तो जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट का ओपनिंग WIP बनेगा, और यहाँ पर भी क्लोजिंग WIP सेम मैनर में निकालना है। ओपनिंग फिनिश गुड्स नील है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका यूनिट्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होकर आ रहा है, यही नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स बन रहा है, यही नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स बन रहा है। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस व्हाट यू गेट इज COGS। अब इसके बाद आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेना है। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो वो है ना 80% वेरिएबल, तो उसका अगेन जो वेरिएबल पार्ट है वो आप यूनिट सोल्ड पे लेंगे, और जो फिक्स पार्ट है वो कैपेसिटी पे लेंगे, वो 25,000 यूनिट पे लेंगे। तो इससे ये दोनों अमाउंट भी आ जाएगा और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, फिर प्रॉफिट, फिर सेल्स। अब सोचो मैंने फॉर्मेट भी बना दिया, अब आप भर नहीं पाओगे तो फिर क्या CA बनोगे यार। अब बस आपको वैल्यू देख दे के बैठाना है, मैंने पूरा 90% तो कर ही दिया है। ठीक है, मैं बोला था कि बस दिखा के निकल जाऊंगा, बट मन ही नहीं माना, पूरा 90% कर दिया आपके लिए। समझ में आ रहा है आपको, प्रोडक्शन दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट समझ में आ गया, 100 रुपये इंटू 12,000, 100 इंटू 18,000, लेबर ओवरहेड 50 इंटू 12, 50 इंटू 18, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 25,000 से लिंक करना है, डिप्रिसिएशन फिक्स कैपेसिटी से लिंक करना है, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फिर ओपनिंग WIP कुछ नहीं, क्लोजिंग WIP के लिए यहाँ पे बोला है 15%, और फिर मटेरियल का 100% और बाकी के लिए 40%। तो बाकी 40% मतलब बाकी सब ये 3 आइटम, लेबर, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन मिलाकर जो भी टोटल आएगा उसका 15 तो करना ही है, फिर 40 करना है, खाली 40 नहीं करना है। और सेम मैनर में यहाँ से आप अपना ये वाला क्लोजिंग WIP निकाल सकते हो आराम से, सेम मैनर में जैसे इधर निकाल रहे हो वैसे, राइट। तो वर्किंग आपसे उम्मीद कर सकते हैं। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट हो गया, यही नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये दोनों का टोटल करके जो आंसर आ रहा है उससे जब वर्किंग करके क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको एवरेज बोलते हैं। अगर आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालते हैं तो उसको फीफो बोलते हैं। फीफो या एवरेज का बात तभी आता है जब ओपनिंग फिनिश गुड्स होता है, तो फर्स्ट ईयर में कोई मतलब ही नहीं है फीफो और एवरेज बोलने का, दोनों से एक ही इंपैक्ट आएगा क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स नील है। ठीक है, तो एवरेज मेथड आ गया, फिर सेलिंग ओवरहेड आ गया, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में एक झमेला क्या कर दिया, बोला कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो लेकिन कैश कॉस्ट बेसिस पे। अब कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को कॉस्ट शीट चाहिए। कॉस्ट शीट ऐसे बना हुआ ही था, ऊपर में बना हुआ ही था, बट अब ये काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन घुसाया हुआ है। तो ये कैश कॉस्ट बेसिस में करना है तो ये कॉस्ट शीट को फिर रीड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को सीन से गायब करके फिर से सारा चीज रिवर्क करो, समझ गए। सो फॉर पार्ट बी एक मेहनत का काम क्या है, वर्किंग नोट है, विच इज रीड्रॉ द कॉस्ट शीट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पूरा सेल्स तक, या
सेल्स तक नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक करने से भी होगा। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेन। ये एक नया मेहनत हो गया। उसके बाद अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर निकालना है तो आपको दोनों साल का निकालना है, ईयर 1 ईयर 2, ठीक है। ईयर 1 और ईयर 2 का ऐसे कॉलम बन जाएगा, उसमें करंट एसेट्स लिखकर आप चालू हो जाओगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सो व्हाट विल बी द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है उसका 2 मंथ्स एवरेज। तो कंजम्पशन कैसे पता चलेगा? जो कॉस्ट शीट में ऊपर में टॉप में दिया हुआ वही कंजम्पशन है, ठीक है। तो कंजम्पशन इंटू 2/12 दोनों में करना है। तो मैं फिगर तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बस ढांचा समझा रहा हूँ जिससे आप अपने आप करने का हिम्मत कर पाएँ। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद स्टॉक ऑफ WIP आएगा। तो WIP जो है ना वो वर्किंग नोट से आ जाएगा, उसमें जो कॉस्ट शीट में फिगर्स आए होंगे उससे आएगा, ठीक है। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सेम कॉस्ट शीट से आएगा, वर्किंग नोट कॉस्ट शीट से आएगा। इस कॉस्ट शीट में आप कॉस्ट ऑफ सेल्स जब वापस निकालोगे तो इसमें WIP का और फिनिश गुड्स का वापस से वैल्यू आएगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट। फिर डेटर्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करना है, जो है 1.5 मंथ्स इंटू 1.5/12 अपने कर लेंगे, ठीक है। फिर डेटर्स के बाद क्या बोला है यहाँ पर? कैश बैलेंस बोला है, तो कैश बैलेंस दोनों ईयर में 50,000 सेम रह जाएगा। चलो एक फिगर मैं आपके लिए कर ही दिया, ओके। लेस, अब करंट लायबिलिटीज आ जाएंगे। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल बोल रहे हैं, तो उसके लिए बोल रहा है 1 मंथ एवरेज परचेज। इसमें एक सरप्राइज है, व्हाट विल बी द परचेज वैल्यू हियर? तो कंज्यूम्ड वैल्यू तो आपको कॉस्ट शीट से मिलेगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करना है, तब परचेजेस आएगा। ये सिखाने के लिए मैं पूरा फॉर्मेट बना रहा था। कंज्यूम्ड कहाँ से आएगा? ये कॉस्ट शीट से आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ईयर 1 का क्लोजिंग स्टॉक ये है, ओपनिंग स्टॉक ईयर 1 में नील है, ठीक है। कंज्यूम्ड कॉस्ट शीट से आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ये वाला फिगर है, ये वाला, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नील होगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है। तो ये परचेज आएगा। इस परचेज का आपको कितना महीना लेने बोला है? 1 महीना इंटू 1/12। अब वापस आ जाओ, इधर में आएंगे तो कंज्यूम्ड कॉस्ट शीट से आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको ऊपर से मिलेगा ये वाला, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो इससे परचेज आएगा इंटू 1/12। ये हिम्मत करना पड़ेगा। अगर खाली देखा देखी करके छोड़ दोगे ना, यहाँ तक पहुँच गए तो हिम्मत करना पड़ेगा। अभी वीडियो देख लो, फिर फॉर्मेट देखकर अपने आप कॉपी में बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर देख लेते पूरा, आप ही बता देते और हम नीचे से सोल्यूशन देख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। एग्ज़ाम में सेम सम आ जाएगा तो भी नहीं कर पाओगे, बता रहा हूँ, दावा है। क्योंकि करने के लिए प्रैक्टिस लगता है इसमें। एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा है ऑल एक्सपेंसेस 1 मंथ इन एरियर। तो एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन छोड़ के लेबर प्लस कौन कौन सा है देख लो। लेबर, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लेबर प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसका फिक्स वेरिएबल दोनों। तो वो एक्सपेंस का जो भी अमाउंट है कॉस्ट शीट से देखकर इनटू आपको करना है 1/12। तो इससे क्रेडिटर्स अमाउंट आ जाएगा, एक्सपेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा करंट लायबिलिटी के लिए। और फिर आपका नेट करोगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा। और इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर आप क्या करोगे? इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर आप क्या करोगे बोलो? इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर फिर कंटिंजेंसी भी दिया हुआ है, यहाँ पर बोला है 10% मार्जिन फॉर कंटिंजेंसी। तो ऐड करना है फिर कंटिंजेंसी मार्जिन, तब जाके आपका आंसर आएगा जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो। देखो हम लोगों का इतना बार किया हुआ है ना कि हम आपको फॉर्मेट बिना सॉल्व करे पूरा छपा के दे दिए। अब आपको भी उतना ही बार करना पड़ता है जब आपको हमारे जैसा कॉन्फिडेंस आता है।
देखो एक बार फिर से मुँह जबानी समझा देते हैं, पार्ट बी वापस समझा दे रहे हैं कि आपको कैश कॉस्ट पे करने बोला है। कैश कॉस्ट में बोला है इसलिए आपको रीड्रॉ करना होगा कॉस्ट शीट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, फिर से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। सोचना बस कॉस्ट शीट में डिप्रिसिएशन नहीं है, और उसके बाद पूरा कॉस्ट शीट वापस से कैसे बनेगा वो देखना। और उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। तो करेंट एसेट के लिए क्या चाहिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए जो कंजम्पशन इंटू 2/12 से आ जाएगा। फिनिश गुड्स चाहिए जो कॉस्ट शीट से आएगा। WIP चाहिए जो कॉस्ट शीट से आएगा। डेटर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करोगे बिकॉज ये कैश कॉस्ट पे करना है। कैश आपको दिया हुआ ही है। और करेंट लायबिलिटी के लिए क्रेडिटर्स में सबसे बड़ा पंगा है, न्यू कंपनी है और 2 ईयर है बोलकर, तो परचेज निकाल के आपको वर्किंग करना है। परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ऊपर से मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक आपका नील है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो है वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो परचेज जो आएगा इंटू 1/12 करेंगे तो क्रेडिटर्स आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डिप्रिसिएशन छोड़ के सबको टोटल करके कॉस्ट शीट से इंटू 1/12 करना है, फिर कंटिजेंसी जोड़ देना, हो गया। अब देखिए कितना इजी लग रहा है, बट एक बार नहीं किया होने से होता नहीं है। और अगर आप लेजी रह गए, आप सोचोगे यार इतना हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, हमसे नहीं हो रहा, कौन करेगा, तो डरने से नहीं होगा। आप जब वैल्यू बैठाओगे आप पता चलेगा आपका हो जाएगा। ठीक है। लास्टली देखो मिसलेनियस है। मिसलेनियस में थ्योरी क्वेश्चन दिए हुए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सुपीरियर क्यों है, और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट एंड एक्रूवल्स एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल आप बताइए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज सोर्सेज, दीज आर नॉर्मली फ्री सोर्स ऑफ कैपिटल होता है ना। हाउएवर इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम लोग कैश में परचेज करते हैं तो कई बार कैश डिस्काउंट मिलता है, तो कैश डिस्काउंट जो हम लोग लूज कर रहे हैं वो इसका कॉस्ट माना जा सकता है। बट अदरवाइज ये जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलने वाला फाइनेंस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अलग से इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर क्यों है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वाइडर है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको इंस्टीट्यूट मैट में लिखे हुए मिलेंगे, और ये सारे थ्योरी आपको वैसे मेरे पढ़ाए हुए हैं। अलग से FM थ्योरी मैराथन बोल के एक अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से सारा थ्योरी एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चुन चुन के पूरा इंस्टीट्यूट मैट में जितना रेलेवेंट थ्योरी है वो सब आपको हमने पढ़ा दिया है FM थ्योरी मैराथन में। तो FM थ्योरी मैराथन देख लीजिएगा, और उसमें ना थोड़ा बहुत ये सब जो आंसर्स दिया उसको शॉर्ट भी कर दिया। ठीक है, ऑल राइट। So this is it in this RTP solution, and what I'm expecting from you is to solve all these questions once again in your copy properly, incorporate all the learnings from here in your summary notes so that you are fully through with it. Okay. आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए FM का एक किताब बनाया हुआ है। बहुत बार होता है आप लोग का ना कोई चीज़ नया लग रहा होता है ये सब, बट मेरे लिए नया नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी कई बार ये नया नहीं होता है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग ये सब अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से सब सम करा देते हैं। तो एक किताब हमने बनाया है जिसका नाम है, आप देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिव्य जड़ी बूटी बुक। ये एक प्रैक्टिस बुक है जो आपको बाय करना चाहिए अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हैं FM, कहीं से भी पढ़े और ये वीडियो भी यहाँ तक देख लिया तो ज़रूर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका में कुछ तो रास आया है, कुछ तो समझ आया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बुक खरीद के सारा प्रैक्टिस करें। इसमें क्या है, जितना भी इंस्टीट्यूट से आज तक क्वेश्चंस आया वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट मैट, RTP, MTP, पास पेपर्स, सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके एक बुक बनाया। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है, सॉल्यूशन के साथ है। तो आपको 10 जगह क्वेश्चन खोजने जाना नहीं है, रिपीट क्वेश्चन को हटा दिया गया है, तो सिर्फ यूनिक क्वेश्चंस है। बहुत सारा लगता है बट ये कर लेते हैं, तो आपको इसके बियॉन्ड कुछ करना नहीं, बहुत सारा है, क्योंकि जितना है सब कुछ ज़्यादा हुआ है ना। तो इसमें ऐसा भी होता है कि आप जहाँ पे भी क्लास किए हैं तो वो सब में बहुत सारा सम्स आपका कॉमन वाला जो है वो सब आप छोड़ दीजिएगा। जब वहाँ से अच्छे से आ गया है तो वापस से करने का दरकार नहीं है। अगर वहाँ पे अच्छे से नहीं आया है, वहाँ पे भी ऊपर ऊपर से ही आया, खाली देखा देखी ही किया है ना, बस स्क्रॉल ही किया है, खाली वॉच किया है, तो फिर यहाँ से वापस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ का सम का भी रेलेवेंसी क्या था। हाँ, इसके बाद फिर इंस्टीट्यूट मैट वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बुक आप हार्ड कॉपी में
परचेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू द नेक्स्ट लेवल। फ़िलहाल अभी टाइम कम है, तो बेस्ट ये कि आरटीपी को दोबारा करो, सारे सवाल को वापस बनाओ। और एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मेरे से क्लास नहीं किए हैं तो इंस्टीट्यूट मैट जरूर सॉल्व करके एग्ज़ाम में अच्छे से जाना। सॉल्व करके मतलब ऐसा नहीं कि बस इंस्टीट्यूट मैट को क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देगा, उससे कुछ नहीं फ़ायदा होगा। क्वेश्चन पढ़ के आंसर सॉल्व करना है। मेरे से अगर पढ़े तो मैंने सब क्लास में करा दिया है, इसीलिए मैं जब पढ़ाया हूँ तो सब कुछ इंस्टीट्यूट मैट का करा दिया हूँ। तो आपको भी मेरा मैट को वापस से करना सॉल्व, और वो तो वहाँ पे इतनी बार बोले ही हैं तो आप कर ही लिए होंगे। बट अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हैं तो आपको इंस्टीट्यूट मैट मैंडेटरली सॉल्व करना है। आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो और आंसर देखते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो आंसर देखते हो, उससे नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ के अपने आप अटेम्प्ट करना होगा, और अटकोगे तो देखना नहीं है, पूरा सम बनाना है, एंड तक जाना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है, और फिर लास्ट में देखना है कि क्या गलत कर दिया। पूरा लास्ट तक बैलेंस शीट मिलाओ, लास्ट तक इनकम स्टेटमेंट बनाओ, लास्ट तक एनपीवी निकालो, फिर देखो कहाँ पे गड़बड़ हो गया, उसके कारण कहाँ कहाँ गलत हो गया। उससे लर्निंग होती है। अगर आप वहाँ तक कर लोगे तो आपका एफएम फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, और फाइनल में ये एफएम सब्जेक्ट 100 मार्क का होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको लाइटली लेने का सोचेगा भी मत, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तब तक अपना ध्यान रखिए।